अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्ब हाल लेकर हाज़िर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। और नाज़रीन, आज शो का आगाज़ कर रहे हैं वर्ल्ड कप क्रिकेट में इंग्लैंड की तारीखी फतह के बाद पहली बार हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रही योर मैजेस्टी क्वीन एलिज़ाबेथ। रज रज के तमाला पावा, रज रज के तमाला पावा, दिल दे चाच लावा, नीवैरियां दे मान टुट गए, नीवैरियां दे मान टुट गए। रज रज के तमाला पावा। औतरिया बड़क मारनी सी फिटे मुंह तेरा बड़क मार से इतना ओए कौन है इधर तेरे इंग्लैंड रह के तो बड़क मारनी भी भुल गए ने। इन्हें बड़क मारी है तो मैं डर गई हूं। मैं कहा कितने दर्द हुई छू। बल्कि मुझे लगता है कि आपके गार्ड्स को फतह की बदहजमी हो गई है। पुत्र 44 साल बाद अल्लाह ने सुनी है। तो यकीन मन मैं तो उदन जी अपने महल च खुचरा जेड़ा हुंदा मवेला दे चले हमारी तरफ से शक्ति नाल कह दिता पुत्र खबरदार किसी ने को खुचरा मोड़िया। चले मलका, हस्ब हाल की टीम की तरफ से भी आपको इस मतनाज़ा फतह पर मुबारक हो। मुतनाजिया ये मुतनाजिया का जी उतरे ओए ऐसे तो सुन ही नहीं सकते। मतनाज़ा तो है। 40 साल बाद रब ने सुन लिए तो मुतनाजिया बना दिती हो पढ़ के। पाकिस्तान है ही रटा पाउन वाली कौम। उनका मतनाज़ा तो है ना, पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है। तुम बंब दा गोला मारो उन्होंने जेड़े शोर मचाउंदे। पुत्र असी जीत गए तो आप जीत गए इसलिए कि आप इंग्लैंड है, आप ताकतवर थे, आप जीत गए। काका एक पाकिस्तान नी मर्जी दा फैसला सुन लविए। इंग्लैंड आईसीसी ने कवानीन के मुताबिक इंग्लैंड का फतेह कराया। हाँ, आईसीसी के एक मिनट ये क्या बात है, ये क्या बात। मेरी बात सुने, पुत्र वाला ठेकाना ला मेरी तो दर्द। मेरी बात सुने, आईसीसी के कवानीन का आप हवाला दे रही हैं। उन्हीं आईसीसी के कवानीन के मुताबिक जो बेन स्टोक को 6 रन्स मिले थे, दुनिया की मोतबर तरीन जो आवाज है क्रिकेट रूल्स के हवाले से, साइमन टॉफल, उसने कहा है कि ये 5 रन से क्रिकेट कवानीन के मुताबिक, तो 5 रन से तो आप तो हार गई वर्ल्ड कप। बंब दा गोला मारो नु साइमन टॉफल नु औतरा लगदा मैदा गुन के रखे। ऐडा बहुता चिट्टा बंदा भी अंग्रेज है चोपरा उपरा लग। आप कह रही हैं अंग्रेजा च फिरन दिया होवे ते लगदा इंग्लैंड च इस फरिश्ते दी ड्यूटी है। पुत्र गलत किया उन्हें। देखो गल ये कि आईसीसी दा फैसला सिर मथे ते आईसीसी कह देंदा इंग्लैंड हार गया ते असी टीम ही नहीं सी करनी। पुत्र तू टीम तो गुस्सा ते नहीं तेरी छेड़े ना महल च टीम। ये गल ये कि आईसीसी ने आखिया कि मलका दी टीम जीत गई है। मैं ते अल्लाह जानदा दुआवां मंगदी था, या अल्लाह मैनू जिंदगी च क्रिकेट दा वर्ल्ड कप भी वहा छड़ी। चले मलका, जीत लिया आपने वर्ल्ड कप, लेकिन ये तो तस्लीम करें ना कि आपको 1 रन फाजिल मिला, ज्यादती हुई। मैं तो वर्ल्ड कप जीत गया तो वो लेकिन क्यों कहना है? तुझे पाकिस्तानी सहाफी लेकिन लान तो क्यों नहीं बोलते? पुत्र काज लिए एक रन ज्यादा दे दी है। उठ के उन्हें वेखिया इथे मोर बनाया है और रगड़ लगी है तो मोर दी पूछल ही मुक गई। उन बेचारे ने मल्ले च मुंडे छेड़न दे ने लुंडा मोर बनाया। एग्जैक्टली इसी तरह आपकी फतह भी लुंडी है, गैर दुम के। कालू हाँ जी पुत्र तेरा तो भतीजा खेडे आर्चर। हाँ जी अगाओ के नु मार फड़ के सारी दुनिया गल्लां करन दी, किनु किनु रोकीए। फिटे मुंह तेरा तू भी ना। मैं आर्चर नु कहना ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। अम्मा जी इन्हों छो तुसी, सही फतह है
ਚੌਂਸੇ ਅੰਬ ਵਰਗੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮਲੰਗ ਹੈ ਮਜਜ਼ੂਬ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੋਟਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 10 ਦੇਗਾ ਸੁਖੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਸੁਖਣਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੂ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ 10 ਦੇਗਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸੁਖੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਉਹ ਲੰਡਨ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਦੇਗਾ ਇਹਨੇ ਤੇ 10 ਦੇਗਾਂ ਚੋਂ 4 ਆਪ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ 6 ਮੰਨਣੀਆਂ ਆਹੋ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ 10 ਦੇਗਾਂ ਵੰਡ ਛੱਡਾਂਗੀ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ ਭੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੋਟਾ ਛੋਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮੋਟੇ ਅੰਮਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਭੇ 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 ਕੀ ਛੋਲੇ ਭੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਦੱਸ ਕਿ ਭਿਗੋਏ ਹੋਏ अच्छा ये मिनिस्ट्री मेरे एक सवाल का जवाब दे दे कि आप न्यूजीलैंड के हारने पे इतनी खुश क्यों हैं आखिर आप न्यूजीलैंड की भी तो मलका है ना ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਮਲਕਾ ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਰੇਰੀ ਮਲਕਾ ਰੱਖਿਆ ਲੋਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਲੋਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੜਕ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਚਿੰਗਜੀ ਚ ਉਤਰੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜਕ ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਕ ਰਾਤ ਦੀ ਸਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਲੱਖ ਜਵਾਬ ਇਹਦੀ ਬੜਕ ਵੱਜੇ ਅੰਮਾ ਇਹਨੇ ਬੜਕ ਕੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ बहरहाल मलिका हार जीत से कतई नजर आपने जो टूर्नामेंट करवाया ना शानदार करवाया है ये कता नजर क्यों हुए सीधी क्यों नहीं मुबारक देंदे विच कता नजर जरूर पाउंगी और टूर्नामेंट भी क्या करवाया है हर दूसरे मैच में बारिश हो रही थी ये उतरिया बारिशां मैं कराइयां ने रब दे काम ने नाले निरा क्रिकेट ते नाना वेखो स्टेडियम दे बाहर पुत्र मुंजी भी लाई ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਤੇ ਮੁੰਜੀ ਖਰਾਬ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ नो डाउट ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੱਡਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਛਿੱਲੜ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਰੂਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਗੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚ ਗੰਦ ਨਾ ਪਵੇ ਨੀਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛਕਾਈਆਂ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਛਕਾ ਛੱਡੀ ਮੈਂ ਮਹੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 10-12 ਹੇਅਰ ਡਰਾਇਰ ਭੇਜੇ ਮੈਂ ਤੜਾ ਤੜ ਫਾਲੋ ਹੇਅਰ ਡਰਾਇਰ ਤੇ ਛਕਾਓ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਟੀ ਵੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਛਕਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਪੱਟਾ ਛਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਲੋਗੇ ਉਤਾਂ ਜਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਉਤਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਲਾਰੀਏ ਦੁਪੱਟੇ ਸੁਕਾਈ ਆਪਣੇ ਡੰਡ ਬਣਾ ਲਈ आपको पता है ललारिये का नहीं पता मलका को पता ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਪੱਟਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਲਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੰਗਵਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਫਿਲਪੂ ਰੰਗ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਇਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਤੌਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਡਰਾਇਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੱਤ ਫਸ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਰਾਇਰ 'ਚ ਡਰਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਤ ਸੁਕਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਬਟਨ ਨੱਪ ਲਿਓ ਛੂ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਨੂੰ ਆ ਲੱਕ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਾਇਰ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਚੀਕ ਵੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਲੋਂ ਵਿਲੀਅਮ ਲੰਗਣ ਡਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆ ਡਰਾਇਰ 'ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਟੀਮ ਫਸੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੀਲੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ अच्छा मलका आलिया ये तो जरा बताएं आप कहते हैं कि आपके यहाँ गंदगी और मक्खियां नहीं है
और एक मैच में तो सर बहुत सारी मक्खियां आ गई थी। मक्खियों ने हमला कर दिया ना। और ये वो गंदियां मक्खियां नहीं सन, शहद दियां मक्खियां सन। वो साफ हुंदी है, उन्हां नूं ते मैं आप भी ये दे देनी आ। नाले ग्राउंड च तां आ गई सन, श्रीलंका वाला मलंगा फिरन दिया सी। ओदा सिर वेख के मक्खियां नूं इंज लगा साडा छत्ता चुक के ते दौड़े, वरना मक्खियां इधर नहीं होंदियां। अच्छा मलका, आपका क्रिकेट से बराह रास्त तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, आपकी कोई इतनी दिलचस्पी है, वर्ल्ड कप में आप इंटरेस्टेड हो गई होंगी। अदरवाइज मेरा ख्याल प्रिंस फिलिप जो हैं वो किसी क्लब के एजाजी रुकन हैं और खेलते भी रहे हैं। अच्छा। आपका तो कोई ताल्लुक नहीं रहा। पुत्र मेरा क्यों नहीं तलक क्रिकेट नाल? क्रिकेट आजाद ही साडी है अंग्रेजां दी। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਟ ਤੇ ਗੇਂਦ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਨੈਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਨਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਾਓ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੋ ਜਾ। योर मैजेस्टी, मजा तो तब आता कि अगर आपके सारे खिलाड़ी वो होते जो बर्तानिया में पैदा हुए हैं, उनके आबाओ अजदाद बर्तानिया नेटिव ब्रिटिश होते। आपने तो कोई इधर से पकड़ कोई उधर से पकड़, 15 में से 7 खिलाड़ी आपके गैर मुल्की नियाद थे। तेरे सदके जावा हैं उतरे हो जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਈਏ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾ ਖਿਡਵਾਈਏ। ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਟਣ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਚ ਵੜੇ ਉਧਰੋਂ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਬਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਰਪੁਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਲੇ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰੇ ਕਿੱਥੇ ਡਰ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ। 16 ਲੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਸੈਮਨ ਟਾਫਲ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਅੜਗਾ ਮੂੰਹ। योर मैजेस्टी, देखिए जो फाइनल में आपकी तरफ से मैन ऑफ द मैच रहा बेन स्टोक, वो भी बर्तानिया में नहीं बल्कि न्यूजीलैंड। किस्मत खराब है, वो न्यूजीलैंड की पैदाइश है। सिर्फ 8000 पाकिस्तानी न्यूजीलैंड ਤੇ ਬੇਹੌਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਉਤਰਾ 4 ਚੱਕਰ ਲਾ ਆਇਆ ਹੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਜਵੇਦ ਬੱਟ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ। ਅਜ਼ਰ ਮਮੂਦ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਕਲੈਨ ਮਸ਼ਤਾਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਡ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਜ਼ਰ ਮਮੂਦ ਉਧਰ ਬਤਾ ਰਿਹਾ। ਅਲਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਅਜ਼ਰ ਮਮੂਦ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਬਗੈਰ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਭੂੰਡ ਫਿਰਨ ਦੇ। ਨਾਲੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਕਲੈਨ ਮਸ਼ਤਾਕ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਘਬਰਾਇਆ है। आपने कोई एहसान तो नहीं किया ना? वो लोग अपने टैलेंट की वजह से, अपने स्किल की वजह से आपकी कोचिंग करते रहे। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ? ਇਹ ਬੜਾ ਬੈਠਦੀ ਥਾਂ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਛਾਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸਕਿੱਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਤੇ ਉਤਰੇ ਉਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ। अच्छा मलका, मेरी बात सुनो, देखिए ना, अजीबो गरीब फतह तो है ना आपकी। आप सारी जिंदगी क्या बताएंगी कि कितने रन से आप जीते हैं, कितने विकेटों से आप फाइनल जीते हैं? बताएं, कितने रन से आप फाइनल जीते हैं? ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ? ਆਰਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣਾ? नहीं, एक आप बता दें हजूर, कितने रन से आप लोग फाइनल जीते हैं? 0 रन से फाइनल जीते हैं, यही कहेंगे ना? बेटा हम बाई लॉस जीते हैं। साडा हर काम कानून के मुताबिक हुंदा, स्कोरां के मुताबिक नहीं हुंदा। चलिए, ये तो है ना कि आप सारी जिंदगी ये बताएंगे जी हम 0 रन से जीते हैं, यही कहेंगे ना? काजे लई असीं बाउंड्रियां बहुतियां मारियां ने। बल्कि देखिए, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता, इसलिए कि आपका पोता और उनकी बेगम चंद दिन बाद मेरा ख्याल लाहौर का दौरा कर रहे तू हैं। फिक्र ना कर, मैं जानदी आ उन्हां नूं दसनी आ। खबरदार लाहौर गए तो उत्थे सड़िया साफ ही रहिंदा है, पर नरान कगान फिर के आ जाओ। चले योर मैजेस्टी, आपको फिर भी आपकी जीत मुबारक हो। फिर भी क्यों वे उतरी कुछ समझ मेरे को बूझे मुक गए।
बूझे का पता है मलका को। बूझे की पुत्र ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਰਕੋਨੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੀ ਜੀ ਇਹ ਮਲਕਾ ਦੀ ਥਰੋ, ਹਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਟਾਂ 'ਚ ਵੱਜੀ ਜਾ ਕੇ। दुनिया मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अगर हिंदुस्तान की तरफ से आप लिस्ट बनाएं उनकी प्रे की जो उन्होंने अदालत से इस्तदा या इस्तदाएं की थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की भी प्रे, पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी आप पॉइंट वाइज लिख लें, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल एक गैर जानिबदाराना अंदाज में अगर तो पॉइंट वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान को जो फतह मिली है वो 70 और 30 की रेशो बनती है, और अगर आप उसका इम्पैक्ट देखें तो वो 60 और 40 बनता है। अच्छा हजूर वाला, मैं मुख्तलिफ जो इस हफ्ते के बड़े बड़े मौज़ूआत हैं उनको ब्रीफली डिस्कस करना चाह रहा था। जैसे कलभूषण केस है, रेकोडिक केस सामने आया है, और क्रिकेट के हवाले से बड़ी गर्मा गर्म खबरें। लेकिन सुबह एक खबर ने मुझे बहुत हिला के रख दिया कि हमारे जानने वालों में एक बहुत तालीम याफ्ता अकाउंट्स से मुताल्लिका एक साहब है, उनको पता चला कि जी हार्ट अटैक हो गया। तो मैं उनकी इयादत के लिए गया तो पता ये चला कि वो जिस ऑफिस में काम करते हैं तो उनके अफसर साहब ने उनको बुरी तरह डांटा है और उनकी दिल आज़ारी की है। और मैंने मामले की खोज लगाने की भी कोशिश की तो पता चला कि उनका कोई ऐसा कसूर नहीं था कि सबके सामने उनको इस तरह डिस्ग्रेस किया जाता। और उसका नतीजा ये निकला कि वो एक दिन अगले दिन ऑफिस नहीं गए और दूसरे दिन उनको दिल की तकलीफ़ हुई, उन्होंने इतना दिल पे लिया। तो भाईजान मैं इस सोच में पड़ गया हूँ कि क्या हम कभी सिद्क़े दिल से ये सोचते हैं कि हमारे घरों में, हमारे मोहल्ले में, रहने की जगह पे, काम करने की जगह पे, वर्क प्लेस पे हम जो दूसरों के साथ गुफ्तगू करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं या किसी के साथ बात करते हैं, तो कभी हम ये सोचा है हमने कि हमारे जो अल्फाज हैं वो किसी पे किस तरह नश्तर बन के चलते हैं, किस तरह छुरी बन के वार करते हैं ना। ये ऐसी सिचुएशन में कहते हैं खाम खा मामा बनना। मेरा मतलब है कि अगर आप अफसर हैं तो किसी की कुताही है भी तो कानून के मुताबिक आप उससे बात करें, कानून के मुताबिक आप उसको पनिशमेंट दें। हमें खाम खा दफ्तर दा मामा बन के बदतमीजी करना किसी के साथ या किसी की तौहीन करना, इंसल्ट करना, ये वाकई बहुत गलत बात है। ये उसके दिल पे पता नहीं किस तरह की गुजरे कि वो बेचारा ऐसी ही सूरत हाल से दो चार हो जाए। कुछ शर्म हया होनी चाहिए बोलते हुए, कुछ अगले की भी इज्जत और उसकी भी गैरत और उसकी भी अदा को मलहूज़े खातर रखना चाहिए। गैर कानूनी काम अगर किसी ने को किया है, कोई ऐसी कोई हरकत की है कि दफ्तर के मुताबिक नहीं है, तो आप उसको कानून के मुताबिक उसको सजा दे दें, बात खत्म हो गई। और सजा से पहले अगर आपके कहने से, समझाने से, अलहदगी में समझाने से आपका मतलब आपको खातर खा नताइज मिल सकते हैं, तो मकसद तो ये है कि आपने सूरत हाल को या उस बंदे के रवैये को बेहतर करना है। तो मतलब आप ज़रूरी तो नहीं कि आप चौथे गियर में ही जाए और उसकी मतलब तौहीन करें, और वो भी सबके सामने। और इस तरह के वाक़यात आपको आए रोज हर जगह पे देखने को मिलते हैं कि जो शख्स भी जिसको अल्लाह ने ताकत अता की हुई है, बजाय ये कि वो ताकत को डाइजेस्ट करे, असल में ज़र्फ तो यही है ना कि अल्लाह ने किसी को इख्तियार और ताकत दी हुई, तो वो उसको डाइजेस्ट करे, वो आप पर भला लगे, वो आपका ओहदा जो है या आपकी जो ताकत है, आपका जो इख्तियार है, वो आपको सूट करे। असल बात तो ये यार किसी जगह पे ऐसा लिखा ही नहीं हुआ कि किसी ने चोरी किया तो आप उसको माँ बहनों की गालियां निकालनी शुरू कर दें या खुद डंडे मारने शुरू कर दें। मैं तो इस तरह की वीडियोस देखता हूँ कि बाजार में डाकू पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, सारा बाजार उसे मारना शुरू हो गया। इंतहाई गलत बात है। बेशक जो मर्जी हुआ है, गलत बात है। आप उसके साथ कानून के मुताबिक निपटें। रियासत की ताकत को अपने हाथ में लेना इंतहाई गलत और रियासत को मजरू करने वाली बात है। अच्छा जी भाईजान, अब हम आते हैं कलभूषण केस की तरफ। जाहिर है कल से लेकर आज तक तमाम जो तज्जिया निगार हैं, चैनल्स हैं, वो इस पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी मुख्तलिफ अंदाज पे इस पर सैर हासिल बहस हो चुकी है मेरा ख्याल है। और कमोबेश एक ही सूरत सामने आती है
کہ پاکستان کو اس میں قدرے، ظاہر ہے کہ ہندوستانی میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہماری فتح ہے یہ فیصلہ، پاکستان میں بھی خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ میں قانون کا طالب علم تو ہوں نہیں، تو اس لیے اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، اور یہ بھی ایک صرف کوئی سادہ قانون نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل لا ہے، اس میں ساری اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے اپنے کچھ دوستوں سے رہنمائی لینے کی کوشش کی ہے، تو صورتحال میرا خیال ہے کہ خاص طور پہ میں نے انگلینڈ میں ہمارے دوست ہیں انعام رانا صاحب، وکالت کے شعبے سے وابستہ ہیں، ان سے بھی رہنمائی لی ہے۔ تو جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر دیکھیں آپ جب بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ایک فریق اور دوسرا فریق اپنا دفاع پیش کرتا ہے، تو دونوں جو فریقین ہیں وہ کوئی پرے کرتا ہے عدالت سے، کچھ درخواست کرتا ہے، پورا کیس بنا کے آخر میں ایک درخواست کی جاتی ہے کہ میرا یہ موقف ہے، اس کے نتیجے میں مجھے یا رہا کیا جائے یا فلاں کو سزا دی جائے، نمبر 1 نمبر 2 ایک پرے کی جاتی ہے، اور دوسری طرف سے جو دفاع کا وکیل ہوتا ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی پرے لے کے جاتا ہے کہ جی یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ سزا دی جائے تو سزا نہیں بنتی، اس کو مجرم نہ قرار دیا جائے۔ اب آپ اگر ہندوستان کی طرف سے آپ لسٹ بنائیں ان کی پرے کی جو انہوں نے عدالت سے استدعا یا استدعائیں کی تھیں، اور دوسری طرف پاکستان کی بھی پرے، پاکستان کا موقف بھی آپ پوائنٹ وائز لکھ لیں، تو میرا خیال ہے بالکل ایک غیر جانبدارانہ انداز میں اگر تو پوائنٹ وائز دیکھا جائے تو پاکستان کو جو فتح ملی ہے وہ 70 اور 30 کی ریشو بنتی ہے، اور اگر آپ اس کا امپیکٹ دیکھیں تو وہ 60 اور 40 بنتا ہے، دونوں صورتوں میں امپیکٹ وائز بھی، اور اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں نمبر آف پریز کو تو پاکستان کی میرا خیال ہے کہ 70-30 یا 60-40 کی ریشو سے پاکستان کی فتح نظر آتی ہے۔ ہاں کونسلر تک رسائی تھی میرا، لیکن 70 پاکستان ہے، ہاں 70 پاکستان ہے، 60 بھی پاکستان ہے۔ دیکھو نا کہ آپ جوٹ ڈاؤن کر لیں، لکھ لیں نا سارے کہ ہندوستان کیا کیا استدعا لے کے گیا تھا، ان میں سے کتنی مانی گئی ہیں؟ 2 ہی مانی گئی ہیں نا، کہ ایک کیس کو دوبارہ سنا جا سکتا ہے، یہ پہلے بھی انکار نہیں تھا، اس کی گنجائش پہلے بھی موجود تھی، اور دوسرا کونسلر تک رسائی، اس کی بھی ایک صورت موجود تھی، اور پاکستان اس کے اہل خانہ سے، کلبھوشن کے اہل خانہ سے اس کی ملاقات کروا چکا ہے۔ اور لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں بھی اس کیس کو اس انداز میں دیکھنا چاہیے کہ یہ اگر اس انداز میں اس کا فیصلہ ہے، اس کو مزید الجھایا نہ جائے اس کیس کو، میرا خیال ہے، ورنہ ہندوستان جو ہے وہ اس کیس کو سیکورٹی کونسل میں بھی لے کے جا سکتا ہے، اور پھر ہم ایک لمبا عرصہ اور چلیں گے اس کیس کے ساتھ۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک کونسلر تک رسائی، اور دوسرا اس کا کیس جو ہے وہ سنا جائے، اور ظاہر ہے انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کس عدالت میں سنا جائے، اگر فوجی عدالت سے اس کو سزا ہوئی ہے تو فوجی عدالت میں ہی اس کی اپیل یا اس کو کیس کو جو ریمانڈ کیا جائے گا یا کیس جس طرح بھی سنا جائے گا تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی اسی عدالت میں ہی سنا جائے گا۔ قانونی کیا پوزیشن ہے اس کیس کی یہ تو مجھے نہیں پتا، بہرحال میں اپنے خیالات کا اظہار اتنا ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے کیس کے دوران کلبھوشن کا منہ جاسوس نیولے جیسا ہو گیا ہوا ہے۔ یہ تو عدالت نے بھی کہہ دیا نا کہ وہ جاسوس ہے، یہ تو کہیں نہیں کہا نا، ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ جاسوس ہے۔ ہندوستان کا سارا کیس ہی ہندوستان کے پیروں کے نیچے سے کارپٹ کھینچ لیا ہے عدالت نے۔ ہاں جی، اور وہ اپنے آپ کو اس کو پتا بھی ہے کہ میں صحیح پکڑا گیا ہوا ہوں، اس لیے بیچارہ جاسوس نیولا لگنا شروع ہو گیا۔ اچھا، کیس کو کمپلیکیٹ کرنے کے حوالے سے تم دیکھو کہ ہم نے پہلے اسی طرح کمپلیکیشنز خود پیدا کر کے ریکوڈک والا جو کیس ہے اسی طرح ہم نے اپنے ہاتھ سے نکالا ہے، اور میرا خیال ہے کہ $5.98 بلین کا فائن کروا لیا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس پہ مختلف تجربات کیے ہیں، اس کیس کی سنگینی کو بر وقت سمجھنے سے ہم نے اعتراض برتا ہے کسی نہ کسی انداز میں، یعنی ہم غفلت کے مرتکب بھی ہوئے ہیں، غلط فیصلوں کے بھی مرتکب ہوئے ہیں، تو اب ہمارے پاس اس کیس میں چوائس کم ہے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اس عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ بہت زیادہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ پاکستان اس سے راہ فرار اختیار کر سکتا ہے، لیکن میں نے مختلف ایکسپرٹ سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ خاصا سیریس کیس ہے، پاکستان زیادہ سے زیادہ اب یہ کر سکتا ہے، 2-3 آپشنز ہیں جو پاکستان کے پاس، کہ ریکوڈک کا کیس تو پتا ہوگا نا جی، بلوچستان میں جو ریکوڈک ہے جس کے بارے میں ہم کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں کہ وہاں کوئی $2000 بلین کے سونا، تانبا اور مختلف ذخائر وہاں پہ معدنیات کے موجود ہیں،
تو اگر پاکستان ان سے مستقل بنیادوں پہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کیس کو پھر کسی نہ کسی انداز میں کہیں نہ کہیں جا کے لنگر آن ٹائم بائی کرنے کی پاکستان کوشش کرے, یا یہ جو پھر اگر کمپنی سے بات کرتا ہے پاکستان اس کمپنی کو, تو کمپنی اسی چیز میں انٹرسٹڈ ہوگی, ٹیتھیون کمپنی جو ہے وہ صرف اسی چیز میں انٹرسٹڈ ہوگی کہ آپ ہمیں جرمانہ نہ دیں, آپ ہمیں اس کا ریکارڈنگ کا ٹھیکہ دوبارہ دیں. اب یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا, وہ بار بار اگر فیصلہ اپنے حق میں آنے کے بعد بھی یہ کمپنی حکومت پاکستان سے کہہ رہی ہے کہ جناب ہم سے بات کریں, بات کیا کریں کہ ٹھیکہ ہمیں دے دیں جو آپ نے منسوخ کر دیا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو بھی پتا ہے کہ 4-5-6 ارب ڈالر لینے سے بات نہیں بنے گی, وہاں پر تو سینکڑوں ارب ڈالر ہمارے لیے پڑے ہوئے ہیں, تو وہ کیوں 2-4-5-6 ارب ڈالر لے گی. تو اس لیے اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ کتنا بڑا خزانہ ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کیس میں اب جس کی بھی کوتاہی تھی, جو کچھ ہوا, اب میرا خیال ہے کہ ماضی کو کھنگالنے کی بجائے آگے دیکھنا چاہیے پاکستان کو کہ کس طرح اس سے کم نقصان ہو. یار یہ جو اپنا اورنج ٹرین ہے لاہور میں, اس کے متعلق بھی کہو ان لوگوں کو کہ ہن آگے ویکھو, یہ مت سوچو بیٹھ کے کہ اس پہ کس طرح اور کن محکموں سے پیسہ نکال کے لگایا گیا, وہ حساب کتاب کر دے رہو. سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا ہے نا کہ وہ بنائی جائے, اب یہ ہے کہ ابھی پیسے اور جو ہے اس میں یہ پھیلا ہوا ہے جیسے وڈید پہ اوجریوں اور آنتوں کا گند پھیلا ہوتا ہے نا, اس طرح اورنج ٹرین کا سارے شہر میں پھیلا ہوا ہے. خدا واسطے اس کا کو اپنا از خود نوٹس لے کے اس کو پورا کروا دے, جان چھڑا دے اب عوام کی. اچھا جی, ایک اور جو پچھلے کل خبر سننے کو ملی ہے, انضمام الحق صاحب نے استعفیٰ دے دیا, اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انضمام الحق صاحب جو ہے وہ اب چلے پہ جا رہے ہیں. نہیں, ان کے بارے میں یہ سنا ہے کہ انہوں نے سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے استعفیٰ دیا ہے, لیکن ان کا نام اب بیٹنگ کوچ کے طور پہ لیا جا رہا ہے کہ ان کو بیٹنگ کوچ بنایا جائے. ہاں, انہوں نے کہا کہ میں اب استعفیٰ دے رہا ہوں لیکن اور کسی عہدے کے لیے میں حاضر ہوں. ہاں, ظاہر ہے کہ ان کی مراد بھی یہی ہوگی کہ مجھ سے بیٹنگ میں, بہرحال ان کا ایک نام ہے, تو اگر بیٹنگ کی کوچنگ کے حوالے سے ان کی خدمات سے استفادہ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوگا یہ بھی. اور کچھ لوگ جو ہے وہ ویون رچرڈ کا نام لے رہے ہیں کہ ویون رچرڈ سے بات کی جائے, اور سنا یہی ہے کہ ویون رچرڈ اور بورڈ کے درمیان کچھ ابتدائی رابطے ہو چکے ہیں. وسیم اکرم صاحب کی یہ سجیشن ہے کہ مکی آرتھر کے کانٹریکٹ میں توسیع کر دی جائے. سر ڈین جان اور ٹام موڈی بھی امیدوار ہیں پاکستان کی کوچنگ کے لیے. ہاں, پاکستان کی کوچنگ کے لیے ایز سچ تو انہوں نے اپلائی نہیں کیا, لیکن لاسٹ ٹائم جب مکی آرتھر کی سلیکشن ہوئی تھی اس وقت یہ تینوں امیدوار جو تھے انہوں نے آفیشیلی اپلائی کیا تھا. ڈین جان اسلام آباد یونائٹڈ کی کوچنگ بھی تو کر رہے ہیں, اس حوالے سے ان کو پاکستانی کھلاڑیوں کے مزاج سے آشنائی تو پہلے سے ہوگی نا. ہاں جی, ہاں جی, جو کھلاڑی لسی پی کے کھیلتے ہیں نا ان کے ذہن سے آشنائی ذرا مشکل اور اپنا وہ کیا کمپلیکیٹڈ ہوتی. اچھا سر, ابھی تو پاکستان کی کپتانی طے نہیں ہوئی. ہاں, ویسے کپتانی بھی عجیب معاملہ ہے. جب ورلڈ کپ کا اختتام ہو رہا تھا تو لگ رہا تھا کہ سرفراز صاحب کو سائیڈ پہ کیا جائے گا اور ایک ینگ کپتان لایا جائے گا. اب محمد حفیظ صاحب کا نام بھی سن رہے ہیں, تو یہ تو وہی ہو گئے جہاں سے اب چلے تھے, وہی بزرگ کھلاڑی. 1-2 سال بعد اس کے خلاف بھی کیمپین شروع ہو جائے گی, اور حفیظ صاحب کا نام تو ٹیم میں جن لوگوں نے کسی نہ کسی انداز میں انتشار پیدا کیا ہے اس حوالے سے بھی لیا جاتا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ محمد حفیظ کو کپتان بنانا, اور دوسری بات میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ 3 فارمیٹس کے لیے الگ کپتان والا تجربہ کو بہت زیادہ کامیاب نہیں رہا, کیونکہ کپتان کی جو اپنے کھلاڑیوں پر رٹ اور گرپ ہونی چاہیے نا, وہ 3 مختلف فارمیٹس 3 مختلف کپتانوں کی موجودگی میں ہو نہیں سکتی. میرا خیال ایک ہی کیپٹن ہو جس کو پتا ہو کہ یہ 2-4-5 سال یہ ٹیم کا کیپٹن ہے, تاکہ اس کی رٹ جو ہے وہ مضبوط ہو سکے, وہ ایک ہی ہونا چاہیے. اور ایک ٹیم, ایک کیپٹن جو اس کی تینوں فارمیٹس میں اپنی ٹیم میں جگہ بنتی ہو, وہی کیپٹن ہونا چاہیے. ویسے بھی محمد حفیظ سینئر بھی ہے, اور ویسے بھی اس نے اب جس طرح کی مونچھیں رکھ لی ہوئی ہیں, وہ جنریٹر ٹھیک کرے تو بڑا اچھا کر سکتا ہے. چلو جنریٹر ٹھیک کرنے والا کپتان ہوگا, اور جنریٹر سٹارٹ کرنے والا حسن علی تو ہے ہی ہمارے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایسے بچوں نے اسکول کو بدنام کیا ہوا ہے, کیا تعلق کیا ہے ان کا تعلیم کے ساتھ. آپ ان کے گھر جا کے دیکھیں, آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. یہ کیمرے شیمرے آپ بند کریں, یہ دونوں باپ بیٹا اتنا اچھا ڈانس کرتے ہیں, ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کے سٹیپ لگاتے ہیں. ناگن ڈانس ایسا اچھا کرتے ہیں دونوں, آپ کو لگے گا کہ سانپ نکلا ہے.
नाज़रीन, मैट्रिक के इम्तिहानात के नतीजे के बाद आप यकीनन इंतज़ार कर रहे होंगे हमारे शो में नोमी का। नोमी हाज़िर खिदमत। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया? रिजल्ट का मुझे तो पता है, लेकिन ज़रा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें प्लीज़। क्या बना नोमी का? फेल हो गया। नहीं, वो तो मुझे पता है। कितने मजमूनों में फेल हुआ? आप लोग हंस रहे हैं बजाय इसके कि आप हक के साथ खड़े हो। वैसे आप लोग कहते हैं कि मीडिया हक के साथ खड़ा होता है। हाँ बिल्कुल। यकीन कीजिए इस दफा इन लोगों ने जिस तरह न्यूजीलैंड को टेक्निकल बुनियादों पे शिकस्त दी है ना, इसी तरह मुझे भी टेक्निकल बुनियादों पे फेल किया इन्होंने। मैं सही बता रहा हूँ आपको, मेरा बनता नहीं था। इस दफा तो मैं कम से कम मैं खुद भी मुतमईन था कि अब तो मैं पास हो ही जाऊंगा। अच्छा। चूंकि मुझे अब मैं टीवी पे बता भी नहीं सकता। नहीं बताओ, कोई ऐसी बात नहीं, बताओ। जुनैद अंकल सामने किताब रख के सारा लिखा है फिर भी फेल। सर देखिए, आप एक उस्ताद हैं, आपकी मौजूदगी में क्या कह रहे हैं? पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अनपढ़ हूँ। क्या मतलब सर? मेरा मकसद ये आजकल के लड़के, कंप्यूटर के दौर के लड़के, इनके सामने तो हम अनपढ़ ही हैं। नहीं जी, सर ने तो जो मेहनत करवानी थी इन्होंने बेचारों ने करवाई है। मैं बात कर रहा हूँ जो उधर निगरान था एग्जामिनेशन हॉल में, हर पेपर का मुझसे उन्होंने 5,000 रुपया लिया है। अब सामने उन्होंने किताब रख के कहा कि देख देख के लिखो आराम से, कोई बात नहीं। मुतमईन आराम से लिखता रहा हूँ, इसलिए कि भाई 5,000 दिया हुआ, फिर फेल जी, फिर फेल। 5,000? तूने 5,000 रुपए कहां से दिया है? अब शो में आके झूठ तो ना बोला करें। आप खुद मुझे रोजाना 5,000 देते रहे हैं। देखिए, माँ बाप शामिल होते हैं। ये खुद मुझे कहते थे कि अब भी पास ना हुए तो फिर देखना। अब अगर मैं मेरे साथ इनका झगड़ा सिर्फ इस बात पे हो रहा है कि अब अगर मैं फेल हुआ हूँ तो फिर जिसको 5,000 दिया उसका कसूर है। क्या फजूल मेरा बात तो कर नहीं। रहे हैं। जुनैद साहब, ऐसे बच्चों ने स्कूल को बदनाम किया हुआ है। क्या तल्लक क्या है इनका तालीम के साथ? आप इनके घर जाके देखें, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ये कैमरे शैमरे आप बंद करें, ये दोनों बाप बेटा इतना अच्छा डांस करते हैं, एक दूसरे से बढ़ बढ़ के स्टेप लगाते हैं। नागन डांस ऐसा अच्छा करते हैं दोनों, आपको लगेगा कि सांप निकला है। अभी हमने रिसेंटली स्कूल का फंक्शन करवाया है। रिसेंटली ठीक है, मैंने बिल्कुल ठीक है। तो हमने सोचा था कि सारे स्टूडेंट्स आएंगे उस फंक्शन में। ये इसके बाप ने, नोमी के बाप ने लड़के वहां अपना गाना रखवाया। गाना भी बता दूं? सुन बाबा सुन। सर सिर्फ बच्चों की हौसला अफजाई के लिए डांस किया है, वरना इस उम्र में नाचता हुआ मैं अच्छा लगूंगा? तो घर में किसकी हौसला अफजाई कर रहे होते हैं? रोज टेप रिकॉर्डर लगा लेते हैं और मैं कहता भी हूँ मेरे एग्जाम सर पे हैं, टेप रिकॉर्डर तो आहिस्ता करें। तो कहते हैं बेटे मैं एक्सरसाइज करता हूँ। वैसे नोमी जैसे बच्चे जो तालीम के मैदान में इतना पीछे रह जाते हैं, मेरा ख्याल उनके वालिदैन किसी तरह भी बरियोज़िम्मा करार नहीं दे सकते खुद। बिल्कुल। जुनैद साहब, इस बच्चे की वजह से मैंने शुगर और ब्लड प्रेशर अपने आप को लगवा लिया है। और सब कुछ करवा लिया, लेकिन बच्चे की तालीम और तरबियत पर कितना जोर दिया आपने? उसको पेपर में नकल के लिए पैसे देते रहे आप। जुनैद साहब, निगरान ने खुद नोमी से कहा था कि 5,000 रुपया फी पेपर मुझे दो, मैं तुम्हें पास कर दूंगा। ये आके मुझसे लड़ता था कि बाबा 5,000 की तो बात है, फी पेपर मैं पास हो जाऊंगा। तो मैं क्या करता? जुनैद साहब, मैंने कोई गलत तो नहीं ना बताया था। उसने कहा, अब मैं कहता हूँ अगर पैसे मैंने उसे दिए हुए हैं, आपके पैसे खर्च हुए हैं, उसको मिलके उससे बात तो करें कि क्यों फेल हो गया। तो किस बुनियाद पे जाके टीचर से बात करो? तुमने उससे रसीदें ली हुई हैं? तुम खुद पढ़ते तो पास भी हो सकते थे। अच्छा, ये नोमी जैसे बेचारे तालिब इल्मों का नतीजा क्या मुख्तलिफ हो सकता है जब उनके माँ बाप का आलम यह है कि उनको ऐन इम्तिहानात के वक्त जो है वो बच्चों की तालीम याद आ जाती है। पूरा साल सर आप कहाँ थे? आपने पूरे साल में देखा बच्चा कितना पढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कितना उसका सिलेबस रहता है, कितना उसने सिलेबस कवर कर लिया है? या कभी आपने नोमी के टीचर से मुलाकात की हो पता करने के लिए कि वो क्या कर रहा है? क्यों जी? एक दफा मिलने आए थे जी, कुर्बानी का गोश्त देने आए थे, वो भी गाड़ी में बैठे रहे। इतनी इतनी 4 बोटियां। हम घर परेशान होते रहे कि इसकी बिरयानी पकाएं या आलू गोश्त बनाएं या फिर बिल्ली को डाल दें।
अंकल नोमी पास हो सकता है। अगर सूरज मगरिब से निकले तो नहीं सर, अगर इनके बेटे के साथ घूमना छोड़ दे तो। जीला खोती आपका बेटा ना। जीला खोती क्या होता है? मेरे बेटे का नाम जमील है, वो इन छुट्टियों में टेलीविजन की सीरियल कर रहा है। ये छुट्टियों में कर रहा है ना जनाब। सर ये नोमी और इनका बेटा दोनों अपने बैग चौकीदार के पास रखवाते हैं और दोनों जाके फिल्म देखते हैं। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सर आपने स्कूल जाके ये बात पहले क्यों नहीं पूछी? वक्त फिल्में देखते रहे हो। सिर्फ 2 देखी थी जीले खोती के साथ, बाकी 5 तो आपके साथ देखी थी। बताएं जी, क्या करूं मैं इस बच्चे का? आपका क्या किया जाए? 5,000 रुपए फी पर्चा, आप उसको अपने हाथों से रिश्वत देते रहे निगरान को देने के लिए। और ये नोमी ऐसा बच्चा है कि मुझे बता रहा था, कहते जी कि वो निगरान जो है वो मुसलसल वहां पे चक्कर लगा रहा था और किसी को नकल नहीं करने दे रहा था। किसी बच्चे ने उसको कोई रिश्वत ऑफर की, किसी ने कोई धमकी लगाई, लेकिन वो जाके बैठ नहीं रहा था आराम से अपनी जगह पे, मुसलसल चक्कर लगाता रहा। कहते मैंने उसको कान में एक बात की, वो जाके बैठ गया, फिर हमने नकल की। मैंने कहा तुमने कान में क्या उसको कहा था, इन्विजिलेटर को, निगरान को? कहता जी मैंने उसको कहा था तुम्हारी पैंट पीछे से फटी हुई है। वो जाके बैठ गया आराम से। इतना चला गया, इतना तेज है। जुनैद साहब चालाकियों से तो ये नाक भरा हुआ है, बस तालीम में ही ये नालायक है। सर ये इन चालाकियों से अपना बेड़ा गर्क तो कर ही रहा है, दूसरे बच्चों को भी छुट्टी करा देता है। वो कैसे? स्कूल के बाहर खड़ा होके आने वाले बच्चों को कह रहा है अंदर कहां जा रहे हो, क्लासों में तो इतना पानी खड़ा है। सुन रहे हो तुम? बस घर जाके मामू को फोन करके बताऊंगा। और नोमी मेरी बात सुनो, तुम चचा की धमकी नहीं देते, ताया की धमकी नहीं देते, हमेशा तुम मामू की धौंस जमाते हो, ये क्या वजह? ये डरते ही मामुओं से हैं। अच्छा जनेश साहब ताए चाचे ये तो है ही एडे एडे ने जिदा प्यो है, मामू है नोमी जिदा। जुनैद अंकल जब भी हम नोमी के घर गए हैं ना, तो इनके यहाँ कोई ना कोई पार्टी या फंक्शन चल ही रहा होता है। इनके पापा का फंक्शन तो रात 2-3 बजे तक भी चलता है। वो फंक्शन चलो मेरा चल रहा है, लेकिन इम्तिहान मैंने देना है या इसने देना है? आप कम से कम नोमी को पढ़ने का एनवायरनमेंट तो देना, माहौल तो मुहैया करें ना। मैंने तो अक्सर देखा है कि जिन घरों में भी इस तरह दावतों की भरमार या मेहमानों में इनडिसिप्लिन होता है, कोई डिसिप्लिन, दड़ा दड़ मेहमान आ रहे हैं, पार्टियां चल रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, अक्सर मैंने देखा है कि उस घर के बच्चे फेल हो रहे होते हैं। इस बात में तो वैसे नोमी के मैं साथ हूँ, क्योंकि नोमी के अब्बू खुद पार्टियों को इतना एंजॉय करते हैं। ये पिछले दिनों इनके भतीजे की शादी थी, मैं 2-3 दफा गया हूँ, जब भी गया हूँ ये ढोलकी के ऊपर रोड़ा मार रहे हैं। आई थिंक उसे टिंडा भी कहते हैं शायद। और जुनैद साहब मसूफ हर फंक्शन पे चूड़ी पजामा पहनते हैं, इतनी टांगों पे इतना बुरा लगता है ना चूड़ी पजामा। अलग टांगे इनकी निक्कर पहनने वाली। सिर्फ चूड़ी पजामा ही नहीं पहनते, छोटे चचा की शादी में इन्होंने अम्मी का सूट पहन के इतना अच्छा डांस किया। और कुछ रह गया तो वो भी बता दूं। देखिए, अगर हम हकीकतन बच्चों की तालीम और तरबियत को सीरियसली लेना चाहते हैं तो हमें इस तकून की हकीकत को तस्लीम करना होगा। इस ट्रायंगल में कौन कौन है? बच्चा, वालिदैन और उस्ताद। हाँ जी। एग्जैक्टली ठीक कहा मैंने। बिल्कुल ठीक कहा। ये लोग इसी तकून को नहीं समझते ना, इसीलिए तो बच्चे फेल हो रहे हैं। अब देखे ना, ये हर साल फेल हो रहा है तो इसको बच्चा बच्चा कह रहे हैं, वरना ये साल मेरे से बड़ा है। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, आज हस्बे माजी में एक ऐसी चीज डिस्कस करने लगा हूं मैं जी कि जिया उसका बड़ा मजा लेगी। अच्छा, क्योंकि ये एक लड़की है। आपको ये याद होगा कि आज ये जो बड़े ही जदीद किस्म के और बड़े महंगे ब्यूटी पार्लर हर मोहल्ले में खुल गए हैं, और हर बड़ी सड़क के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा जदीद और बड़े महंगे हैं ये ब्यूटी पार्लर जी। आप अगर मेकअप की तारीख देखनी शुरू करें अपने पाकिस्तान में या अपनी जिंदगी में जो हमने देखी हुई है, तो बड़ा मजा आता है वो याद करके। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा जो मॉडर्न खवातीन होती थी ना, उनका मेकअप ये होता था कि वो सुरमा डालती थी आंखों में और साथ दंदासा होता था, एक लकड़ी का साक,
दातन। हाँ जी, दातन जिसे कहते हैं, वो मल के तो अपने दांतों को और अपने होंठों को अपना गहरा पियाजी बना लेते थे। जी ये मेकअप होता था। अच्छा फिर आहिस्ता 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 क्रीम जो है ना जी, हाँ उसने किस तरह एंट्री डाली है जी हाँ, कि makeup घर में मक्खन शक्खन होता था ना, घरों में लस्सी रिड़कती थी, लस्सी। खवातीन मक्खन निकलता था, वो मक्खन लगा लेती थी मुंह पे। अच्छा हाँ कि जी मुंह में खुश्की नहीं होगी और बड़ा प्यारा लगेगा। उस मक्खन से फिर आहिस्ता आहिस्ता तेल मुख्तलिफ किस्म के भी मुंह पे मल लेती थी अच्छा और मुंह चमक रहा होता था, जेड़ा हुण साडा चोटी वाले दिन नहीं चमक रहा होता, वो उस वक्त किसी जगह जाने के लिए चमकाती थी। सुरमे के साथ जो फिर जिस मेकअप की चीज ने वादा किया वो सुर्खी थी, लिपस्टिक। लिपस्टिक जो है ये डब्बी में भी पहले आती थी। अच्छा हाँ जी, उसको उंगली के साथ भी लगा लेती थी। अच्छा और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसकी स्टिक बनी है। हाँ स्टिक, हाँ जी वो जो स्टिक बनी वो भी पहले इतनी बेचारी बुरी सी होती थी कि वो अक्सर टूट जाती थी। और वो टूट जाती थी तो वो टूटी हुई जो टोटा होता था ना, वो भी संभाल के खवातीन रखती थी। हाँ जी, टिक्की होती थी गोल सी लिपस्टिक की। हाँ जी, ये टिक्की में भी आती हाँ, वो कई औरतां ते पानी ना खाई नहीं सी। है। ऐसी सादियां औरतां कि बेचारियां मैदा लाल करके फिर अच्छा, लिपस्टिक सिर्फ सुर्ख होती थी, रेड कलर। अच्छा ये बाद में जब पीली नीली आई है ना लिपस्टिक है, तो इस पे भी बड़ी हैरानगी हुई थी। ओ देखो यार ऑरेंज कलर की हाँ, लिपस्टिक। पिंक कलर की ये भी एक आहिस्ता आहिस्ता बड़ी अट्रैक्शन बनती हाँ, गई। अब तो खैर हर सूट के साथ उसी रंग की लिपस्टिक लगाते निकल आई हुई है और उसी रंग की नेल नेल पॉलिश पे, भी। अच्छा, नेल पॉलिश के हवाले से भी अब रिमूवर और ये वो बड़ा कुछ आ गया हुआ हाँ है। जी। वरना पहले किसी बच्ची ने लगा लेनी ना ये नेल पॉलिश है तो अब्बा होना डाडा, तो बेचारी हाथ लकांदी फिरती सी, जिदन अब्बे को नजर आ जाता था वो कहते वो यू क्यों करेगी, चाली की साफ कर। छुरी ना छिल तो देते। बेचारी बैठ के गड्ढे छिलने वाली छुरी नेल पॉलिश ला कितनी देर तक नेल पॉलिश लथ जानी ते हाथ चो गंडे दी स्मेल लाउन लग तुम अंदाजा लगाओ ना कि बनाओ संघार उस वक्त कितना सादा और आसान होता था कि ये जो 16 संघार का मुहावरा बोला जाता है, इन 16 संघारों में सिर्फ संघार नहीं शामिल थे, संघार वही 2 या 3 थे, उपटन और सुरमा और तीसरी कोई एक चीज होती थी, बाकी सारे ये चूड़ियां, ग्लूबंद, अजारबंद, ये सारे डाल के परांदा, ये सारे डाल के 16 होते थे। आज मेरा ख्याल सिर्फ जो चेहरे को ग्लो करने के लिए सो कॉल्ड, वो भी मेरा ख्याल 30 के करीब आती है। अच्छा, सुरमे के साथ फिर जो वादा हुआ वो लिपस्टिक का हुआ। अच्छा, मैंने जो वो क्रीम वाला बताया ना जी, क्रीम जो आई है जी जी ये 1-2 दफा पहले भी हमने जिक्र किया है। ये क्रीम की डब्बी भी बड़ी बाद में आई। अच्छा पहले क्रीम बना के लोग ना जी ड्रम में डाल के, तो जैसे वो ककड़पूड़ा बेचने नहीं आते साइकिल पे, उस तरह साइकिल पे वो ड्रम रख के तो मोहल्लों में आते थे और खवातीन खाली शीशियां घर में जो रखती थी, हाँ जी दवाई वाली शीशी उन्हें धो के रख लिया या कोई और शीशी उन्हें धो के रख लिया, उसमें कोई चीज डाल लेंगे, नहीं थी होने देती, तो वो शीशी भरवा लेती थी। अच्छा हाँ जी, वो क्रीम। चपटा सा एक होता था, फुटा सा लोहे का, उसके साथ वो क्रीम डाल के टक 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 टक, ये भी फिक्र ना करो फुल करके दियागा, खालिस मक्खन में पाना तो पता ही नहीं, हालांकि खालिस मक्खन ने आप कभी नहीं खाता। तो वो शीशी बांध ले। अच्छा, खाली शीशी की भी बड़ी तरीक है। अच्छा सिर्फ क्रीम नहीं थी भरवाती, उन खाली शीशियों को जोड़ के उसमें बहुत कुछ आता था। बल्कि दवाई लेने अक्सर जाते थे डॉक्टर के पास, तो आपको याद होगा कि घर से खाली शीशी लेके जाते किधर जा रही है, मैं यार दवाई लेने चली, तो दवाई वो उधर बना के डॉक्टरों ने रखी होती थी, वो उसकी शीशी में दवाई डाल देते और थे कागज का निशान लगाता था 3 खुराकों का। बस क्रीम भरवाते हमसे यही गलती हुई ना, मिट्टी के तेल वाली शीशी में हमने क्रीम भरवा ली। बस वो फिर ये बस गलती तेरी तरफ हुई वो मैं छोटा था, बस गलती हो गई। तुम्हें उस वक्त पता नहीं था ना कि शीशी सूंघ के फिर क्रीम जब इसको पता चला कि मिट्टी का तेल लगा लिया, फिर सारे मोहल्ले को कहता कोई सिगरेट ना लावे।
लाजी वो क्रीम वो तो लगानी शुरू हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रीमें आनी शुरू हुई, हाँ जी, बहुत ज्यादा। फिर उसके इश्तिहार आने शुरू हुए और बड़े सादे इश्तिहार भी बड़े अजीब लगते थे कि ये क्या शुरू हो गया। अच्छा, ये जो आईब्रो बनानी है, ये जो ये वाली और ये नाखून बढ़ाने ये वो, ये बहुत बाद में आई है। हाँ जी, सिर्फ सुरमा होता था, लिपस्टिक होती थी और खवातीन की मोटी मोटी भवें उसी तरह। उस वक्त लगता सी भवांतों के खामद नु कोट सकते, अब तो भवें बरीक कर ली, नाजुक सी बन गई है, साफ पता लगता खामद ये आलम है। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आया है, ये रूज और ये बेस बूस, ये वो जो अब लगते हैं वो तो अपना बहुत ही बाद में आए, ये तो अब लेटेस्ट चीजें हैं। ये तो खैर आप लोगों को भी पता है, आपके सामने आई हैं। हमने ये तमाशा देखा हुआ है कि सिर्फ सुरमा और वो दातन, उसके बाद फिर उस पे लिपस्टिक आ गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता भवें बननी शुरू हुई धागे के साथ, करड़ू करड़ू। अब तो मशीनें आ गई है ना, ऐसे वो पंच पुंच करके तो फटाफट ही हो जाता है बंदा, ठीक है। उस वक्त एक औरत मरम्मत करते हुए मिस्त्री खवातीन 2-3 घंटे लेती। अच्छा, इसी हिसाब से जैसे ये पा जुनैद ने भी बताया ना, 16 श्रृंगार करके चली मुहावरा, ये जो जेवर है, अब तो खैर आम बच्चियां भी जो हैं वो सोने के जेवरात पहनना शुरू हो गई हुई थी, और उसके बाद अब ये आदा जो जब डाकू भाइयों ने बड़ी मदद की कि उन्होंने जब लूट मार की तो अब इंडिया से बना हुआ जेवर आ जाता है बहुत ज्यादा, और वही पहन के चली जाती हैं शादी ब्याह पे। मगर पहले मुझे याद है कि ये दूसरे मेटल जो होते हैं, सादे स्टील और पित्तल सिल्वर, ये वो इसका येवर भी बड़े एहतमाम के साथ पहना जाता था शादियों ब्याहों पे जाने के लिए। और जो अमीर खवातीन होती थी वो याहिरा अपना एक हार उन्होंने जो बहुत मोतियों वाला बनवाया होता था सोने का, वो पहन के जाती थी। अच्छा, इसमें मजे की बात ये होती थी कि येवर भी जितना मर्जी पहना हुआ या जितना मर्जी मेकअप भी किया हुआ है, उसके ऊपर बुरखा होता था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उन्हें जुदाई करके बुरखा चुकना तो पता लगना कि बाजी ने थले 1.5 किलो सुर्खी लाई है। मतलब वो बेचारियां मेकअप जो आप दिखाने के लिए याहिर सजावट होती है, मर्द हो या औरत हो, वो बेचारियां अपना जो वो मेकअप होता था मुख्तसर सा, वो भी जाके ब्याह वाले घर अंदर बह के जनानियां दे सामने उन्हें आई करके जो दिखाती थी, पर्दा कुशाई करनी ना, तो फिर पता लगना कि बाबा सोनी देखो मेकअप शेकअप। और अक्सर बेचारियां पिंड दियां सादियां खवातीन जो होती थी ना, उन्होंने दा मुंह तैयार त्यूर हो के भी शब्बर ज़्यादा अर्गा होता। आजकल के मेकअप तो औरत का हुलिया तब्दील करके रख देते हैं। मैं कल पढ़ रहा था कि शेख साहब किसी ब्यूटी पार्लर के वेटिंग लाउंज में बैठे होते हैं, तो बहुत खूबसूरत खातून उनके कंधे पे आगे हाथ रखती है, कहती है चलें। कहते क्या कर रहे हैं? कि मेरी बेगम अंदर मेकअप करवा रहे। कहते क्या हो गया? मैं ही हूँ। ने उठ के क्या होगा, पैसे पूरे करते जाए और 3000 की 6 लवो। अजीन, ये था आज का हस्बे हाल। और आज की पते की बात ये कि किसी को माफ करके अच्छे जरूर बने, लेकिन दोबारा एतबार करके बेवकूफ मत बने। वाह वाह, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।